दोस्तों, अंतर चेतना के इस ताज़ा अंक में आपका स्वागत है। अंतर चेतना की स्थापना आपको सच्चे तथ्यों से अवगत कराने के लिए हुआ है। मैं प्रोफेसर सुधीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। इस अंक में ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में जो चीन की भूमिका रही है उस पर बात की जाएगी। चीन हमारा सदाबहार दुश्मन है। जिस तरह से पाकिस्तान और चीन सदाबहार मित्र है, तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के मंडला सिद्धांत में इस बात को प्रतिपादित किया है कि दुश्मन का दुश्मन जो है वो दोस्त होता है, दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है। तो चीन पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त है, तो हमारा सदाबहार दुश्मन है। पाकिस्तान एक फैक्टर है, लेकिन और कारण है, वो सामरिक कारण है। एशिया में जो सामरिक स्थिति बदल रही है, जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर टर्बुलेंट है एशिया के अंदर, केनिथ वॉल्स का जो थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन से लेकर के जॉन मर्सिहीमर का जो रियलिज्म है, हाइपर रियलिज्म है, वो चाइना चाहता है कि उसको हम इस्तेमाल करें अपनी ताकत का एहसास कराने में एशिया में। जॉन मर्सिहीमर अपने एक आलेख में लिखते हैं कि जो न्यू अर्न इकोनॉमिक माइट है चाइना का, चाइना विशेष टू कन्वर्ट इट इनटू स्ट्रेटजिक डोमेन, एंड दैट precisely China is doing here. And the prevailing situation of Asia, particularly strategic situation, is very, very turbulent, as Kenneth Walls has stated in his writings that war is always imminent like a roaring cloud. Sometime it occurs rain or sometime it is not. तो वो वाली स्थिति एशिया में बनी है, खास करके शीत युद्ध के समाप्त होने के जो 35 साल हो गए। तो इस पिछले 10-15 साल एशिया में काफ़ी टर्बुलेंट रहा है। किशोर मधुबनी ने बहुत पहले कहा था, 1996-97 में उनका आलेख आया था, जो सिंगापुर के बहुत बड़े विद्वान थे, उसके राजदूत भी रहे कई एक देशों में, किशोर मधुबनी। तो उन्होंने कहा था कि 21st सेंचुरी विल बी एन एशियन सेंचुरी, बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि 2.5 decades ऑफ 20th सेंचुरी इज ऑलरेडी ओवर एंड एशियन सेंचुरी इज नॉट ऑन साइट। देखिए दोस्तों, कायदे से अगर एशियन सेंचुरी आ जाए और रियल में भारत और चीन सहयोग करें, तो साउथ साउथ कोऑपरेशन के लिए एक नई मिसाल बन सकती है। क्योंकि साउथ साउथ कोऑपरेशन एक बहुत बड़ा ज़रूरत है आज दुनिया का। दुनिया में जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर बनना है, जो बड़े पैमाने पर जो है एक न्यायपरक विश्व व्यवस्था बननी है, उस व्यवस्था को बनने में जो है साउथ साउथ कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। चीन और भारत साउथ साउथ के बहुत बड़े देश हैं, इनकी इकोनॉमी बड़ी है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन बहुत ज़्यादा है, आर्मी इनकी स्ट्रॉन्ग है, मैन पावर बहुत है, हर तरह से ये संपन्न। तो इनके बीच जो कोऑपरेशन होगा तो साउथ के देशों को बहुत गति मिलेगी, उनके विकास को गति मिलेगी, नई ताकत मिलेगी, मनोबल मिलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो 21st सेंचुरी में एशियन सेंचुरी नहीं आ रही है, 21st सेंचुरी विल बी एन एशियन सेंचुरी, तो दैट हैज नॉट बीन रियलाइज इनटू एक्शन बिकॉज ऑफ द चाइनीज प्रिवेलिंग माइंडसेट। वो माइंडसेट जो है सुन जू की किताब से को आपको देखना होगा, जो चाइना का एक स्ट्रेटजिक फिलोसफर था, कौटिल्य से 50 साल छोटा था। उनकी किताब है एक द आर्ट ऑफ वार। तो उसमें आर्ट ऑफ वार में सुन जू कहता है किंग मस्ट विन द वार विदाउट वेजिंग द वार। तो चाइना ये मानता है कि भाई बगैर लड़े वार को जीतना है। आप ये बताइए मुझे कि 1979 में वियतनाम वॉर चाइना ने लड़ा, उसके बाद कोई चाइना ने वॉर लड़ा है? 62 में हमसे वॉर लड़ा तो वार था नहीं, वो तो चाइनीज घुस गए थे, हमारी सेना के पास कुछ था नहीं, 2-4 गोलियां दे के भेजा था। लेकिन आप चाइनीज हमारे अंदर बहुत घुस गए, लेकिन एक ऑफिशियल हार भी हमारी मानी गई। लेकिन आप कैजुअलिटी देखिए, 1300 के करीब भारतीय जवान मारे गए, लेकिन 1150 के करीब चाइनीज जवान भी मारे गए। उसके बाद 1967 में सिक्किम के फ्रंट पर, जो तिब्बत सिक्किम का बॉर्डर है, नाथुला में लड़ाई हुई। 2 दिन में भारत की सेना ने करीब 500 चीनियों को मारा। वो पहला लड़ाई था और थोड़ा सा हमारी आर्मी 5 साल में थोड़ी सी मजबूत हो गई थी। फिर गलवान अभी हुआ है, उसमें भी आपने देखा हाथापाई हुई, गोलियां नहीं चली।
उसमें थोड़े लाठी डंडे बल्लम का इस्तेमाल हुआ, छुरी और खुरकी का इस्तेमाल हुआ, तो भारतीय फौजों ने लगभग 50 के करीब चाइनीज सेना को मार गिराया, 20 के करीब हमारे जवान मारे गए, हमने अनाउंस किया। अब आप देखिए कि चीन आज तक वियतनाम वॉर 79 में कितने चाइनीज आर्मी मारे गए उसके बारे में कुछ नहीं बोलता, किसी भी वॉर के बारे में कुछ नहीं बोलता। 1969 में चाइना और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच भी उलसूर रिवर के मामले में साइबेरियन रेंज में 7 दिन की लड़ाई हुई थी। उसको एक मिनी कन्फ्लिक्ट कहते हैं, बॉर्डर कन्फ्लिक्ट कहते हैं, जैसे हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी हुआ उस तरह से था। लेकिन उसमें भी चीनीज आर्मी को हारना पड़ा। तो चीनी आर्मी जब से ये मॉडर्न चीन बना है, पीआरसी, पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना, तब से कोई लड़ाई नहीं लड़ी। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट हम आपको बता रहे हैं। कहने को बहुत फूफा है, बहुत बड़ी आर्मी है, आर्मामेंट कर रहा है, जीपिंग जब से आया है स्ट्रॉन्ग नेशन स्ट्रॉन्ग आर्मी का नारा है, मैरीटाइम सिल्क रूट का नारा दिया है। लेकिन भारत के संदर्भ में चीन की सांस फूलती है, उसका कारण है भारतीय सेना। भारतीय सेना बहुत ही कॉम्बैट ट्रेंड आर्मी है। वर्ल्ड वार 1 लड़ी, वर्ल्ड वार 2 लड़ी, और भी दुनिया के बहुत सारे वॉर लड़े। अगर आप इतिहास के संदर्भ में जाएं तो जो पर्सियन स्कॉलर्स हैं वो लिखते हैं कि ईरान और ग्रीस के बीच सिविलाइजेशनल कन्फ्लिक्ट चलता था। तो एक बार ईरान के सेना ने जो है वो हमला किया ग्रीस पर, और उसमें 40% इंडियन आर्मी उन्होंने लिए थे हमारे राजाओं से, जिस भी तरह से लिए हों उन्होंने लिए थे। और पहली बार जो ग्रीस आर्मी थी, बड़ी रोमन आर्मी उसको कहा जाता था, उनको उन्होंने हराया। तो ये मतलब लगभग 300-400 ईस्वी सदी के आसपास की बात है, 2000 साल लगभग उसके हो गए। तो ये इंडिया के आर्मी का कॉम्बैट लिगेसीज है। तो इस संदर्भ में आप देखें कि ऑपरेशन सिंदूर में जो चाइनीज गतिविधियां रही वो क्या रही? वो ये रही कि भाई चाइना ने ऑफिशियल लाइन ली कि हम कुछ नहीं करेंगे, पाकिस्तान को कहा कि आतंकवाद हर फॉर्म में, एवरी फॉर्मेट इट मस्ट बी कंडेम्ड, एंड चाइना इज अगेंस्ट एनी फॉर्मेट ऑफ टेररिस्ट। और चाइना, सही भी बात है कि जिंगजियांग प्रांत में जो 16% चाइना का है, और चाइना का जो एसेट है, मिनरल है, उसका एक बड़ा परसेंटेज जिंगजियांग प्रांत में है। और जिंगजियांग सेंट्रल एशिया से और यूरोप से जोड़ता है चाइना को, और उसका सारा जो 1 बेल्ट 1 रोड OBOR का कंसेप्ट है, उसी चैनल से वो रेल लिंक जाता है यूरोप तक, बर्लिन तक जो बना है। तो ये मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है, ये तुर्क मुसलमानों का जगह है। ये इस्लाम 700 ईस्वी में आया, वहाँ 1600 ईस्वी के आसपास इस्लाम पहुंचा, लेकिन वहाँ बुद्धिज्म था। बहुत बड़े बड़े शिलालेख अभी भी मिल रहे हैं, वहाँ बुद्धिज्म था, और वो कभी भी चाइनीज डोमिनेंस को, हेजमनी को उन्होंने नहीं माना। उज़गुर ले बोले तो उज़गुर मूवमेंट इस्लामिक मूवमेंट नहीं है, उज़गुरों की अपनी लड़ाई है और इस्लाम बनने से पहले की लड़ाई है। अब चीन गर्म तवे में हाथ सेकना चाहता है, रोटी बनाना चाहता है, कि चीन चाहता था कि भाई ये इस्लाम के खिलाफ एक माहौल है, तो उसमें उनको उज़गुर को इस्लामिक टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। इस्लामिक टेररिस्ट बहुत बड़ा खतरा है पूरे दुनिया के ह्यूमैनिटी के लिए, लेकिन उज़गुर मुस्लिम से इस्लामिक टेररिस्ट है, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं। वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस्लाम आने से पहले से ही वो चीनी राजाओं के खिलाफ लड़ रहे हैं, जैसे तिब्बती लड़ रहे हैं। तो उज़गुर लोगों ने चीन के खिलाफ बहुत बड़ा जिहाद खड़ा किया हुआ है। 10 लाख उज़गुर मुस्लिम्स को चीन मार चुका है, 20 लाख को कंसंट्रेशन कैंप में रखा है। इसमें क्या होता है कि वो उनको ट्रेन करते हैं कि तुम इस्लाम भूल जाओ, लाठी डंडा रोज कूटते हैं, खाना कम देते हैं, डीरेडिकलाइजेशन करते हैं, तमाम मस्जिदों के गुंबद उड़ा दिए, मस्जिदों को जमींदोज कर दिया चीन ने। तो ये ऑलरेडी कहने का मतलब है कि चीन इस्लामिक आतंकवाद जो सो कॉल्ड है, उस उज़गुर के संदर्भ मैं नहीं मानता हूं कि है, लेकिन उज़गुर प्रॉब्लम से ऑलरेडी जूझ रहा है, बड़े पैमाने पर जूझ रहा है। बड़ी संख्या में चीनी आर्मी तैनात है जिंगजियांग प्रांत में। अब जिंगजियांग का जो एक शहर है कासगार, वो आप पढ़ेंगे तो पिछले 4000 साल से एशिया का एक प्रोमिनेंट कमर्शियल प्लेस है। वहाँ से वो गवादर, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत का पश्चिमी शहर है, जिससे कि ईरान का बॉर्डर 90 किलोमीटर दूर बनता है, और उस दोनों को जोड़ता है। ये देखिए चीन को एक स्ट्रेटजिक एनर्जी लाइन देता है, क्योंकि जो
इंडियन ओशन है और जो आपका साउथ चाइना सी है, दोनों को जोड़ता है एक छोटा सा पॉइंट जिसको मलक्का स्ट्रेट कहते हैं। ये 1.9 किलोमीटर विड्थ है इस पॉइंट का। तो इंडियन आर्मी का जो अंडमान का अड्डा है, उससे कमांड है, उससे कभी भी इसको चोक किया जा सकता है। जब भी इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इट कुड बी प्रिवेंटेड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इट इज ए मैटर ऑफ 2-3 आवर्स। तो चीन को पता है कि चूंकि चीन दुनिया का आज के डेट में दूसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है, लगभग 1 करोड़ बैरल तेल चीन पर डे कंज्यूम करता है। हम भी करीब 50-60 लाख बैरल अब कंज्यूम करने लगे हैं। तो सप्लाई लाइन इंपॉर्टेंट है। चीन गवादर से एक अलग सप्लाई लाइन खड़ा करना चाहता है, इसीलिए उसने सीपैक खड़ा किया है। $70 बिलियन इन्वेस्ट किया है, जो करीब करीब 7 लाख करोड़ रुपया का मान लीजिए कि खड़ा है। अब जो बलूच लड़ रहे हैं बलूचिस्तान में, आप कितना बलूचों का जो सोच है वो ये है कि जो पंजाबी थे वो हमको शोषण करते थे, अब चीनी नए शोषक आए, नए साम्राज्यवादी शोषक, उनका कितना प्रतिरोध है चीनी सीपैक से, इसका अंदाजा एक छोटी सी बात से आप लगा सकते हैं कि सिर्फ वर्ष 2024 में बलूचों ने 400 के करीब चीनी अधिकारियों को, कामगारों को बलूचिस्तान के अंदर मार दिया, जान से मार दिया। अब इस संदर्भ में ऑपरेशन सिंदूर को देखें कि जो पाकिस्तान का जो कश्मीर अपना है, तो उसका एक हिस्सा पीओके है, एक हिस्सा गिलगित बल्तिस्तान है। अब गिलगित बल्तिस्तान जो है बहुत बड़ा है, 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, बिहार झारखंड के बॉर्डर टेरिटरी के लगभग बराबर है। अब इसका बॉर्डर अफगानिस्तान से 150 किलोमीटर लगता है, काजिकिस्तान से ताजिकिस्तान से लगता है, बहुत बड़ा बॉर्डर, सॉरी काजिकिस्तान से लगता है करीब करीब 150 किलोमीटर का बॉर्डर। ये भारत की भूमि है। पार्लियामेंट ने 25 बार ये रिजोल्यूशन पास किया है कि हमारी भूमि है, हम वापस लेंगे। जब से मोदी सरकार आई है 2014 से, तब से यहाँ के मौसम वगैरह की घोषणा भारत सरकार की आकाशवाणी, दूरदर्शन वगैरह करती है, 2016 से खास करके करती है। तो ये एक सांकेतिक कदम है। कश्मीर विधानसभा में भी कुछ सीट छोड़े गए हैं जो उधर के लोगों के लिए है। मोदी सरकार ने राज्यसभा में एक ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट किया है जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का रहने वाला है, लेकिन वो रहता इंडिया में है, और उसको मान के कि उधर का प्रतिनिधि है, राज्यसभा में नॉमिनेट अभी किया गया था कुछ महीने पहले। तो हम सांकेतिक तौर पर कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको पीओके लेना है, गिलगित बल्तिस्तान लेना है, तो पूरे चीन से लड़ना पड़ेगा। यहाँ झंडा आज पाकिस्तान का जरूर है, लेकिन यहाँ कब्जा चीन का है। सांगवान वैली जो है वो पीओके को चीन से जोड़ता है, जिंगयांग से जोड़ता है। ये 5,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। 1962 में हम लड़े, 1963 में चीन ने इनको दे दिया, पाकिस्तान ने चीन को दे दिया। तो इस सब से खाली कराना है तो आपको लड़ना पड़ेगा। तो इसके संदर्भ में ऑपरेशन सिंदूर को आप देखें कि चीन ने अघोषित तौर पर पाकिस्तान के साथ भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ड्रोन जो 1,000 फेंके गए भारत पर, उसमें रफली मानिए 600-650 ड्रोन जो है चीन के थे, 300-350 ड्रोन टर्की के थे। इन दोनों की दुकानें जो हैं उसमें अलीगढ़ का ताला लग गया, क्योंकि टर्की बहुत दम भरता था कि हमारा ड्रोन बहुत पावरफुल है। यूक्रेन वाले वॉर में यूक्रेन को मिला था, उसने रशियन आर्मी की ऐसी तैसी कर दी। लेकिन भारत की सेनाओं ने, भारत की रक्षा प्रणाली ने, खास करके जो आकाश और S-400 है, इन्होंने हवा में ही उन सारे ड्रोनों का राख बना दिया। इससे चीन बहुत ही घबराया हुआ है। इसलिए घबराया हुआ है कि उसके सारे जो प्रयोग हैं, इनोवेशन हैं ड्रोन के मामले में, मिसाइल के मामले में, वो कमज़ोर पड़े। और ये आप देखिए कि चूंकि मैंने कहा कि चीन कोई लड़ाई लड़ा नहीं, तो जो आप अभी की लड़ाई हुई, भले 2 दिन की हुई, लेकिन उसमें हमने ब्रह्मोस मिसाइल भी दागे। तो ये सारे चीज प्रयोग हुए। ब्रह्मोस का मार्केट रेट बहुत बढ़ गया है दोस्तों। ब्रह्मोस बहुत ऊंचा चला गया, पूरी दुनिया से मांग आ रही है। 17-18 देश मांग कर रहे हैं, 8-10 देश मांग रहे थे, 10 देश तुरंत बढ़ गए, क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेशन में ब्रह्मोस सटीक प्रिसीजन स्ट्राइक में आया। नए वर्जन भी उसके आ रहे हैं। तो चीन का रोल पाकिस्तान के साथ रहा, अप्रत्यक्ष तौर पर रहा। चीन ऊपर से गोल गोल करता रहा कि हम ज़्यादा ओपनली आएंगे तो फिर अमेरिका आ जाएगा, तो फिर हमारे लिए दिक्कत होगी। तो इसलिए चीन थोड़ा सा लुक छिप के करता रहा, टर्की की तरह ओपन नहीं रहा। लेकिन चीन पाकिस्तान के साथ भारत के खिलाफ लड़ा है ऑपरेशन सिंदूर में। हकीकत इसी बात की है।
अब जरूरत है कि भारत सरकार जो डिप्लोमेटिक लेवल पर करना चाहिए कर रही है, और जो करना चाहिए वो भी सोचा जाएगा भारत सरकार के माध्यम से, लेकिन जनता को भी इस बात के लिए संवेदनशील होना चाहिए कि चीनी आयात को हमें घटाना है, उसमें कंजम्पशन जितना हम कम करें चीनी सामान का वो अच्छा है। ये सामान हम और देशों का ले सकते हैं, 4 पैसा महंगा पड़ेगा, वो हमें झेलना चाहिए। और जो स्वदेशी मॉडल में वो सामान बन रहा है, चाहे उसकी गुणवत्ता थोड़ी कमजोर भी हो, तो उसको भी हमें स्वीकार करना चाहिए। इन दोनों तरीके से करके हम चीन को थोड़ा सा डाउन कर सकते हैं। दोस्तों, देश की लड़ाई जो होती है वो व्यक्तिगत लड़ाई से बड़ी होती है, उसको दल से की लड़ाई से बड़ी होती है। इन संकीर्ण सीमाओं में से ऊपर देखना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि चीन एक सभ्यताओं का हमारा दुश्मन है। वेनसांग और फाहियान आए थे नालंदा में पढ़ने, बड़ा जब पढ़ के गए, 10-5 खच्चर पर किताब लाद के ले गए, तो भारी प्रशंसा भारत की करी, 10 साल रहे। लेकिन जैसे चीन गए तो उन्होंने चिट्ठियां लिखनी भारत के खिलाफ शुरू कर दी। जो अमर्त्य सेन की 2 किताब है, आर्गुमेंटेटिव इंडियन आइडिया ऑफ जस्टिस, दोनों में इस पर प्रचुरता से चर्चा है। और चाइना ने, अमर्त्य सेन ये भी लिखते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चाइनीज सिल्क की बड़ी प्रशंसा है कि बड़ा अच्छा होता था, भारत के राजा पहनते थे, इसका मतलब आयात निर्यात था। लेकिन चाइनीज लोग कन्फ्यूशियस को आगे बढ़ाने में, बुद्धिज्म का जो प्रसार था चीन में काफ़ी तेजी से हो रहा था, उसको रोकने के लिए उन्होंने वो एक स्ट्रेटजिक फिलोसॉफिकल लाइन ली थी। ये भी अमर्त्य सेन उन दोनों पुस्तकों में कहता है। तो ये बड़ी लंबी लड़ाई है। 1750 में भारत और चीन जो है वो लगभग 25% ग्लोबल जीडीपी को थे। आज चीन बहुत बड़ा है, आर्थिक तौर पर $15 ट्रिलियन का उसका सही इकोनॉमी है, झूठ बोलता है 22-24 का बताता है। 5 ट्रिलियन की हमारी भी इकोनॉमी है, हम तेज़ी से बढ़ रहे हैं, हमारा ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है, हमारे हर इंडिकेटर्स ठीक काम कर रहे हैं। लेकिन जनता को इस बात को समझना चाहिए कि जनता को भी कुछ सेक्रीफाइस देना होता है। सेलेक्टिव तौर पर आपको कोई सेक्रीफाइस नहीं देना, आपको ब्लड नहीं देनी है, लेकिन उपभोक्ता वस्तुओं के इस्तेमाल में इन चीज़ों को देखें, विवेक का इस्तेमाल करें, देश के साथ खड़े रहें। चीन ऐसा ही करता रहेगा। चीन दोस्तों एक ऐसा देश है जो प्यार की भाषा नहीं समझता, लाठी डंडे की भाषा समझता है। तो लाठी डंडा चलाने का जो तरीका है आज के संदर्भ में, सोफिस्टिकेटेड तरीके से, वो है कि आप उनको आर्थिक तौर पर कमज़ोर कर सकते हैं। $125 बिलियन का हमारा ट्रेड है, अगर वो हम 60-70 बिलियन पर ले आएँ इस वित्तीय, जो कमिंग वित्तीय वर्ष 25-26 है, तो ये मुझे लगता है इस दिशा में एक बहुत बड़ी कदम होगी। चीन ऐसा ही करता रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर उसका एक नमूना है। आगे भी चीन से हमें कोई सदस्यता की उम्मीद नहीं है। चीन ऐसा ही करता रहेगा। मेंटली तौर पर हमें तैयार होना चाहिए, और निश्चित तौर पर जो प्रतिरोधक कदम उठा सकते हैं हम उसको उठाना चाहिए। फिर अगले अंक में नमस्कार।